इस लेक्चर में हम स्टार्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 4 सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। A satellite moves at a constant speed in a circular orbit around the Earth. Which statement about the momentum and kinetic energy of the satellite is correct? अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है कांस्टेंट स्पीड से अराउंड द अर्थ। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी? देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। इसका मतलब हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर होगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होगी, लेकिन जो क्वांटिटी वेक्टर है और हर पॉइंट पर अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो बीटा होगा कि मोमेंटम ऑब्वियसली वेलोसिटी के अलॉन्ग है, वो चेंज हो रहा होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, उसकी डिपेंडेंस सिर्फ स्पीड की मैग्नीट्यूड के ऊपर है, तो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा वेलोसिटी भी अलॉन्ग द टेंजेंट होती है और वेलोसिटी के अलावा जो लीनियर मोमेंटम है वो भी अलॉन्ग द टेंजेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन, a stone of mass m tied to a string of length l is rotated in a circle with the other end of a string as the center. The speed of stone is v. If the string breaks, the stone will move. एक स्टोन जिसका मैस m है उसको एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ l से अटैच करके एक सर्कल में रोटेट कर रहे हैं और स्ट्रिंग का दूसरा एंड सेंटर के। द स्पीड ऑफ द स्टोन इज़ v. If the string breaks, अगर स्ट्रिंग ब्रेक करती है तो स्टोन कहाँ मूव करेगा? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ये रस्सी टूटती है तो स्टोन भी कहाँ मूव करेगा? अलोंग टेंजेंट मूव करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? बीटा। थर्ड क्वेश्चन, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन हैज़ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही ये क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है एक प्लेन में तो क्या चीज़ उसकी कांस्टेंट होगी? जो क्वांटिटी स्केलर है एंड दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलेरेशन तीनों वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, अ व्हील हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 मीटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerate uniformly to a angular velocity of 210 revolution per minute in 5 seconds. Angular acceleration of the wheel is, diameter wheel का 3 मीटर है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ओमेगा आई 0, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट होता है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है 210 आरपीएम हो जाती है 5 सेकेंड्स में। एंगुलर एक्सेलेरेशन को हमने कैलकुलेट करना है। अब डाटा हमारे पास सिंपल है, अगर एस से स्टार्ट हुआ, ओमेगा आई की वैल्यू 0, जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज़ 210 आरपीएम, कन्वर्ट करेंगे इसको तो 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड। अब सॉल्व करें तो ये हमारे पास 0 कैंसिल हो जाता है, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 7, तो ये आपके पास आएगा 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा इसमें गिवन है वो टाइम गिवन है कि टाइम 5 सेकेंड है। एंगुलर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है, फार्मूला होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो चेंज कितना है? 7 पाई माइनस 0 और टाइम हमारे पास क्या है? 5। अब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें सॉल्व किया हुआ है, पाई की फॉर्म में आंसर नहीं है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेशन से कर लेते हैं। अगर पाई हम ले लेते हैं 3 तो 7 इंटू 3 21 डिवाइड बाय 5। अब जब 21/5 करेंगे तो 5 इंटू 4 20 है, इसका मतलब 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा, 4.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ अ रोटेटिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ देन इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, लाइव क्लास में, कि हमारे पास अगर जो फ़ैन है उसको ऑन करें ऑफ करें तो क्या होता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, तो
तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है स्विच ऑफ, अगर स्विच ऑफ करेंगे तो एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एंटी पैरेलल होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। और ये केसेस मैं यहाँ पर दोबारा बता दूँ आपको, दो केसेस हमारे पास होते हैं, एक ओमेगा इंक्रीज कर रहा हो और एक ओमेगा डिक्रीज कर रहा हो। अगर तो ओमेगा इंक्रीज करेगा तो ओमेगा और अल्फ़ा पैरेलल होंगे, और अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा तो अल्फ़ा ओमेगा के एंटी पैरेलल होगा, और इस केस में अल्फ़ा को नेगेटिव लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If a body is moving in a circle of radius r at constant velocity v, then its angular velocity is। अब क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है कि एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है जिसका रेडियस r है और कांस्टेंट वेलोसिटी v है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल होगा, v ओवर r के। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो 6 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। When a particle is in uniform circular motion, it does not have। अगर हमारे पास एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास क्या नहीं है, मतलब कौन सी क्वांटिटी मीन जीरो है। फर्स्ट कहता है रेडियल एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन मीन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में एग्जिस्ट करती है। बीटा रेडियल वेलोसिटी। अब रेडियल वेलोसिटी हमारे पास ऐसा कोई टर्म नहीं है कि हमारे पास वेलोसिटी अलोंग द रेडियस हो। जब बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही होती है तो हमारी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। नेक्स्ट कहता है ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन का मतलब यहाँ पर जो होगा वो होगा ऐसी एक्सेलेरेशन जो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन मींस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हम इसको कह सकते हैं, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रेडियल एक्सेलेरेशन की क्या होती है, परपेंडिकुलर। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। एंगुलर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा बनता है वो कौन सा है, चार्ली, ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A body is whirled in a vertical circle at the end of a string. The tension in the string at the top of circle is। अब क्वेश्चन हमारे पास है वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड, और ये पूछा है कि स्ट्रिंग में टेंशन टॉप ऑफ सर्कल पे क्या होगा। एफएससी की बुक में ये एक न्यूमेरिकल भी है, सॉल्व एग्जाम्पल, कि हमारे पास जो वर्टिकल सर्कल होता है उसके टॉप पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होती है। तो हम जानते हैं कि टॉप पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है वो मिनिमम होती है, और ये बेसिकली सेंटीपिटल फोर्स और वेट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर m कॉमन लें तो v स्क्वायर ओवर r माइनस जी, और v स्क्वायर ओवर r जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के इक्वल है। तो हम ये कहते हैं कि अगर v स्क्वायर ओवर r g के इक्वल है तो टेंशन टॉप पर क्या होगी, मिनिमम, और किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दो बन सकती है, मिनिमम भी और ज़ीरो भी। तो 8 क्वेश्चन में जो आंसर हमारे पास होगा वो डेल्टा ज़ीरो भी होगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली ही होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास केस जो मैंने यहाँ डिस्कस किया इसमें कंडीशन देना ज़रूरी है, और वो कंडीशन ये होगी कि हमारे पास अगर v स्क्वायर ओवर r g के इक्वल है, और ये केस इसका मतलब ये है कि टॉप पर जब बॉडी पहुँचती है तो एज अ फ्री फॉल वो एग्जिस्ट करती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, कि उसकी जो रेडियल एक्सेलेरेशन वो g के इक्वल हो, तब टेंशन मिनिमम और ज़ीरो के इक्वल आएगी। तो ओवरऑल बेस्ट आंसर 8 का हम क्या मानेंगे, वो चार्ली मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है अ बॉडी ऑफ mass 0.1 किलोग्राम इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर with constant speed of 10 meter per second. The tension in a string when it is horizontal। मैस है 0.1 किलोग्राम, वर्टिकल सर्कल में बॉडी रोटेट कर रही है, रेडियस है 1 मीटर और स्पीड है कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड। टेंशन फाइंड करनी है कब, जब स्ट्रिंग हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी। अब स्ट्रिंग के हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है कि अगर ये एक वर्टिकल सर्कल है तो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है।
जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर ये पॉइंट ए है, टॉप बी है, ये सी और डी, तो ए और डी ये हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि टेंशन सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो मैस हमारे पास है 0.1, वेलोसिटी हमारे पास 10, इसका स्क्वायर लेंगे और रेडियस की वैल्यू 1 है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 0.1 10, तो 10 न्यूटन आंसर होगा। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अ व्हील हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 मीटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों सिमिलर हैं। 4 और 10 अगर सिमिलर हैं तो 4 का आंसर हमारे पास अल्फ़ा, तो मैं दोबारा इसको नहीं कर रहा, जो 10 का आंसर होगा वो भी अल्फ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एक्सपीरियंसिंग टॉर्क इज डायरेक्टेड। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था, टॉर्क या कोई भी एंगुलर क्वांटिटी हो वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, या फिर हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, कि जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है एंगुलर क्वांटिटी उसके परपेंडिकुलर होगी। तो 11th में अगर हमारे पास लेट से ये प्लेन है और इस प्लेन में हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगी वो भी हमारे पास, अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो अपवर्ड होगी, और टॉर्क भी उसी के अलोंग होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड क्रीम सेपरेट्स आउट बिकॉज ऑफ। आपने देखा है जो क्रीम सेपरेटर हमारे पास होता है उसमें जब मिल्क उसमें रोटेट करेगा तो क्रीम सेपरेट किस फोर्स की वजह से होती है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो फोर्स हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और वो लाइटर और हैवी बॉडीज़ को क्या कर देती है? सेपरेट कर देती है। तो यहाँ पर जो क्रीम सेपरेटर है इसके अंदर वो कौन सी फोर्स है जो मिल्क से क्रीम को सेपरेट करती है? आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे सेंट्रीफ्यूज काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, the velocity which must be imparted to it in order for it to just barely reach the top is। अब क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि एक बॉडी है सस्पेंड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, जिसको एक लेंथ L के साथ सस्पेंड किया हुआ है। द वेलोसिटी विच मस्ट बी इम्पार्टेड, उसको कहता है कितनी वेलोसिटी अगर दी जाए इन ऑर्डर फॉर इट टू जस्ट बेयरली रीच द टॉप, कि वो टॉप पॉइंट पर पहुंच जाए। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर ये केस है स्ट्रिंग का, कि लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक बॉडी सस्पेंडेड है, तो इसको कितनी वेलोसिटी यहाँ प्रोवाइड करें कि वो टॉप पोजीशन पे पहुँच जाए। अब बॉडी जब टॉप पोजीशन पे पहुँचेगी तो अगर हम टोटल इसकी हाइट की बात करें कि उसकी ओवरऑल हाइट कितनी चेंज हुई, तो अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ L है तो L प्लस L ये टोटल हमारे पास L होगी। अब जब यहाँ पर वेलोसिटी देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे। अब इनिशियली अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं बॉटम, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हाफ mv²। अब वो जब टॉप पे पहुँचेगी तो वहाँ पर दो तरह की एनर्जीज होंगी, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। v को हमने कैलकुलेट करना है और v डैश वो स्पीड है जो टॉप पर है। अब m कॉमन लेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा v², यह आ जाएगा v डैश, यहाँ स्क्वायर भी आएगा, और प्लस 2 टाइम्स gh। अब वैल्यूज पुट करें। टॉप पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है? टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास होती है √gr। अब r क्या है? यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ, तो l आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g, और टोटल हाइट कितनी चेंज हुई? 2l, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2l। अब v स्क्वायर
स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, GL और यह के पास आ गया 4 टाइम्स GL, तो ये आ गया 5 टाइम्स GL। तो स्क्वायर एलिमिनेट करें, हमारा आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 5 टाइम्स GL। और कुछ याद आप लोगों को आया होगा, ये फार्मूला कौन सा है, ये वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी का फार्मूला है जो बॉटम पर है, कि अगर हमारे पास लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की वेलोसिटी अंडर रूट 5GR और R को मैं L के इक्वल पुट करूंगा, तो तब ये पॉसिबिलिटी है कि ये बॉडी मैक्सिमम हाइट को अटेन करे। तो अब अंडर रूट 5GL इनमें ऑप्शन नहीं है, तो सबसे क्लोज आंसर हमने देखना है। अब 5 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो 5 का अंडर रूट हमारे पास आता है 2.2 और अंडर रूट GL। अब सबसे क्लोज आंसर हमारे पास क्या है, वो डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डेल्टा, और मेथड आपके सामने है, डायरेक्ट करना चाहें तब भी हो सकता है और सॉल्व अगर करके देखें तब भी आंसर हमारे पास यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट राउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो एक ऑर्बिट में रोटेट कर रही है किसके इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का रिलेशन है वो क्या होगा, T इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय v। अब इस फार्मूला के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, T हमारा टाइम पीरियड है, R हमारा ऑर्बिटल रेडियस है और v जो हमारे पास है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला अगर देखा जाए तो वो हमारे पास है अंडर रूट GM/r। तो अगर आप इन वेरिएबल्स को देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी सैटेलाइट का मैस या साइज इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किस चीज़ के ये इंडिपेंडेंट है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ सैटेलाइट। तो 14 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो चार्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट कहता है रेडियस, रेडियस के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद अंडर रूट। सेकेंड कहता है स्क्वायर रूट द रेडियस, स्क्वायर रूट नहीं होगा यहाँ पर, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस आएगा। चार्ली कहता है स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस, ये भी इनकोरेक्ट है। तो लास्ट कहता है रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्बिट, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। और ये चीज़ हमें फार्मूला में नज़र भी आ रही है कि ऑर्बिटल स्पीड का ताल्लुक r से इन्वर्स है विद स्क्वायर रूट। तो ये याद रखिएगा कि ऑर्बिटल स्पीड अगर हम सैटेलाइट का डिस्टेंस बढ़ाते हैं किसी प्लैनेट से तो वो कम हो जाती है, तभी क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की स्पीड ज़्यादा होती है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ के सेंटर से, उनकी स्पीड कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन द इक्वेटर व्हेन इट्स हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज नियरली। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड है, सैटेलाइट अपीयर स्टेशनरी। अब क्या चीज़ पूछी है हमसे, उसकी हाइट पूछी हुई है। तो सैटेलाइट की हाइट हमारे पास कितनी होती है, 36 10⁻⁶ मीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, a particle executing uniform circular motion in a circle of radius 0.1 meter completes one revolution in 2 seconds. Its angular acceleration is। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एक सर्कल जिसका रेडियस 0.1 मीटर है और कंप्लीट वो करता है 1 रेवोल्यूशन 2 सेकेंड्स में। कहता है उसकी एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगी। अगर हमारे पास बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार्ली। तो ये मेन पॉइंट है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ रेडियल एक्सेलेरेशन जो सेंटीपिटल है वो एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोडक्ट ऑफ पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय। प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब 18 क्वेश्चन, हम जानते हैं ओमेगा इक्वल है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं
तो ओमेगा और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 2 पाई के इक्वल होगा। तो यही क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 2 पाई के। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 19, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मेक्स 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इन रेडियन पर सेकेंड इज। फ्लाईव्हील की एंगुलर स्पीड गिवन है 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, उसको रेडियन पर सेकेंड में हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपल कन्वर्जन है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 पाई आंसर होगा, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20, टू बॉल सेम एस moving on a circular path of radius r and 2r. If they have same period, the ratio of the centripetal force acting on a ball will be। दो बॉल्स हैं जिनका मैस सेम है, रेडियस r और 2r है उनका एक सर्कुलर पाथ में। अगर उनका टाइम पीरियड सेम है तो सेंटीपिटल फोर्स की रेशो किसके इक्वल आएगी। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ये फार्मूला जो हम लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा 2 पाई ओवर टी के इक्वल है। जब ओमेगा 2 पाई ओवर टी स्क्वायर लेंगे तो यह आएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सेम है, मैस सेम है, टाइम पीरियड सेम है। अगर मैस और टाइम पीरियड सेम है तो सेंटीपिटल फोर्स का रेडियस की पावर 1 से रिलेशन होगा और डायरेक्ट होगा, तो F1 ओवर F2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2। R1 यहाँ R है, R2 2R, R कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9.42 10⁸ किलोमीटर इन 3.6 10⁸ सेकेंड्स। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ कम्स आउट टू बी। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि अर्थ मूव करती है अराउंड द सन एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9.42 किलोमीटर, और डिस्टेंस 9.42 10⁸ किलोमीटर है, कितने टाइम में, 3.16 10⁸ सेकेंड में। तो ऑर्बिटल स्पीड अर्थ की क्या होगी। अब डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम गिवन है, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो 21 क्वेश्चन में सिंपल हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू VT से डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस है 9.42 10⁸ किलोमीटर, तो 10⁸3 आ जाएगा, और जो टाइम हमारे पास है दैट इज 3.16 10⁸7। अब 3.16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.42 आएगा। तो बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, 8 + 3 11, और 7 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 11 - 7 4, तो स्पीड हमारे पास आएगी 3 10⁴, और यूनिट मीटर पर सेकेंड। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एंगुलर स्पीड फॉर अ डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इन रेडियन पर आर इज। अर्थ की एंगुलर स्पीड फॉर डेली रोटेशन इन रेडियन पर आर क्या होगी। ओमेगा का रिलेशन है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अर्थ की 1 रेवोल्यूशन ऊपर 2 पाई आ गया, डेली रोटेशन की बात हो रही है तो ये क्या होएगा 24 आवर्स। तो क्या आंसर आ गया, 2 और 12 कैंसिल होगा, π/12, और यूनिट होगा रेडियन पर आर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा, π/12, दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में वो कहता है कि इन रोटेशनल मोशन द क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलेरेशन इज। रोटेशनल मोशन में वो कौन सी क्वांटिटी है जो एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है। सिंपल क्वेश्चन है, टॉर्क का रिलेशन होता है टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। लीनियर मोशन के अंदर फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलेरेशन,
और एंगुलर मोशन में टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? बीटा। टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलेरेशन। क्वेश्चन नंबर 24। इन रेसिंग कार moving around a circular track, the centripetal force is provided by। सर्कुलर ट्रैक में सेंट्रीपिटल फोर्स रेसिंग कार्स को कौन प्रोवाइड करती है? अब यहाँ दो ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट है। बैंकिंग ऑफ रोड, इसका पर्पस भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, और इसके अलावा व्हील और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर कम हो तो गाड़ी आउटर सर्कल की तरफ स्किड कर जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन 24 का क्या होगा? चार्ली। 25। A body moving along the circumference of a circle of radius r completes one revolution. The ratio of the covered part to the angle subtended by the center is। 25 क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर कहता है कि a body moving along the circumference of a circle of radius r, एक बॉडी एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग मूव कर रही है, मतलब यहां मूव कर रही है, और कंप्लीट वो करती है वन रेवोल्यूशन। हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड करनी है कवर्ड पाथ और द डिस्टेंस और एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर, इन दोनों के दरमियान रेशियो को कैलकुलेट करना है। देखें, अगर हम बात करते हैं फॉर वन रेवोल्यूशन, तो वन रेवोल्यूशन में जो कवर्ड पाथ डिस्टेंस होगा वो सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, और जो टोटल एंगल होगा वो 2 पाई के इक्वल होगा। तो हम अगर s और थीटा की रेशियो लेते हैं तो 2 पाई r डिवाइड बाय 2 पाई, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो 25 का करेक्ट आंसर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A body rotating in a circle of radius 1 meter with angular speed 10 radian per second has the tangential velocity of। बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है, रेडियस 1 मीटर है, एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकंड है। टेंजेंशियल वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है आर ओमेगा। तो रेडियस 1 है, ओमेगा 10, सिंपल क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 27. A particle moves in a circular path of radius r. In half the period of revolution, its displacement and distance covered r। एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है। अगर हाफ टाइम पीरियड हो, मीन्स हाफ रेवोल्यूशन हमारे पास है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितने होंगे? ये लेट से हमारे पास हाफ रेवोल्यूशन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर ए टू बी बॉडी मूव करती है, अगर हम बात डिस्टेंस की करें तो डिस्टेंस हमारे पास सेमी सर्कल में सरकमफेरेंस का हाफ होगा। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया पाई आर। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ए टू बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, और यही डायमीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? 2r। तो आंसर क्या है? पहले डिस्प्लेसमेंट और फिर डिस्टेंस, 2r एंड पाई आर। तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अल्फा करेक्ट है कि 2r इसकी डिस्प्लेसमेंट है और पाई आर इसका डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 28। द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज हॉरिजॉन्टल, द मास ऑफ द बॉब अटैच्ड टू इट्स इज m। Now the bob is released, the tension in a string in the lowest position is। क्वेश्चन 28 में कहता है कि स्ट्रिंग हमारे पास जो है पेंडुलम की वो हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ एक बॉब अटैच है जिसका मास m है। अगर उस पॉइंट से बॉब को रिलीज करें तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन कितनी होगी? तो 28 क्वेश्चन सिंपल है कि हमारे पास जो पेंडुलम, ये एंड उसका फिक्स, ये बॉडी अटैच जिसका मास m, उसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है यूँ, इसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं। जब वो लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर टेंशन क्या होगी? तो हमने लेक्चर में पढ़ा था, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर उस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड है और टेंशन कहाँ है? अपवर्ड। दोनों एक लाइन में है, तो टेंशन किसके इक्वल होगी? वेट के। तो करेक्ट ऑप्शन 28 का अल्फा। 29 क्वेश्चन।
The velocity of the satellite moving around the earth in global positioning system is about. सैटेलाइट की वेलोसिटी जीपीएस के अंदर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है इसमें सैटेलाइट्स यूज होती हैं क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, और क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास होगी, जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, वो कितनी होगी? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास होती है कि जब बॉडी का एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट होता है। अदरवाइज अगर वेलोसिटी हमारे पास इससे कम हो तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होगा। तो 29 के अंदर हमें सैटेलाइट की वेलोसिटी फाइंड करनी थी फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर जियो स्टेशनरी होता तो इसका आंसर 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता। अगर इसके वेलोसिटी पूछता फॉर अर्थ तो फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। If automobile engine develops 100 kilowatt value rotating at a speed of 100 radian per second, what torque does it deliver? 30 क्वेश्चन में कहते हैं एक ऑटोमोबाइल है जिसकी इंजन की पावर 100 किलोवाट है, रोटेट कर रहा है 100 रेडियन पर सेकंड से, तो टॉर्क किसके इक्वल होगा? लास्ट यूनिट में मैंने आपको पावर का फार्मूला लिखवाया था एंगुलर क्वांटिटीज़ की फॉर्म में, और वो था पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू मेगा। कैसे लिखते हैं इसको? P इज इक्वल टू एफ बी में फोर्स को उसके एनालॉग टॉर्क से और वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें, तो रिक्वायर्ड टॉर्क है तो पावर ओवर ओमेगा। पावर हमारे पास है 100 किलो 10⁻³ और ओमेगा हमारे पास है 100 रेडियन, कैंसिल हो जाएगा तो 1000 न्यूटन मीटर करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 31 क्वेश्चन में हमने कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, टॉर्क ऑन इट इज। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। एक पार्टिकल जिसका मास m है, स्ट्रिंग जिसकी लेंथ l के साथ अटैच है और एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो टॉर्क क्या होगी? देखिए, अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होती है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन 0 तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन अल्फा। 32 अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, इट्स लीनियर स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें कहता है एक पार्टिकल स्टार्ट होता है रेस्ट से और उसकी एक्सेलेरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, सर्कल का रेडियस 2 मीटर है, तो उसकी लीनियर स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगी? देखिए, लीनियर स्पीड का मतलब है कि हमने टेंजेंशियल स्पीड को फाइंड करना है, और टेंजेंशियल स्पीड इक्वल होती है आर ओमेगा के। अब रेडियस तो हमें पता है 2 है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए हम डाटा देखेंगे, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ ओमेगा ई 0, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, इसके अलावा जो टाइम हमारे पास है वो 2 सेकेंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लें, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा इंटू टी। ओमेगा आई 0 है तो अल्फ़ा और टी को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 4 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी, तो 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। Next, question number 33. If a body is moving at constant speed v, the magnitude of tangential acceleration and centripetal acceleration. क्वेश्चन में कहता है एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, जिसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मैग्नीट्यूड बतानी है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की। पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन दोनों केस में एग्जिस्ट करती है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एग्जिस्ट करेगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड वेरिएबल होती है। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डेल्टा होगा, कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन v स्क्वायर ओवर r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इफ अ रेसिंग मोटरसाइकिल मूव्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज।
एक मोटरसाइकिल है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस 20 मीटर है, एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ओमेगा इक्वल है v ओवर r के, तो वेलोसिटी 10, रेडियस 20, 1/2, 0.5 रेडियन पर सेकंड आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35. Two satellites A and B are moving around the Earth in a circular orbit of radius r and 4r. The ratio of their orbital velocities is. दो सैटेलाइट्स हैं, मूव कर रही हैं सर्कुलर ऑर्बिट में जिनका रेडियस r है और 4r है। हमें रेशियो फाइंड करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसका रेडियस के अंडर रूट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हम क्या करेंगे, हम एक रेशियो डेवलप कर लेंगे। v1 ओवर v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r2 ओवर r1। तो r2 हमारे पास है 4r और r1 कितना है r, कैंसिल होगा 4 का अंडर रूट 2, तो 2:1 आंसर होगा 35 का। करेक्ट ऑप्शन बीटा। 36. A satellite is orbiting around the Earth. The centripetal force on a satellite is F. The gravitational force of the Earth on a satellite is also F. What is the net force on the satellite? देखिए एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास उस पर लग रही है वो F है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो भी F है। तो नेट फोर्स सैटेलाइट पे कितनी लग रही होगी, आंसर इसका होगा F। क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं है। जो सेंटीपिटल फोर्स है वो हमारे पास किसी केस में टेंशन के इक्वल है, कहीं फ्रिक्शन के इक्वल है, कहीं वेट के कंपोनेंट के इक्वल है। मींस यहाँ पर जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो नेट फोर्स होगी वो F के इक्वल ही आएगी, ना कि हम कहेंगे कि वो 0 है या 2F है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स क्या है, हम कहते हैं वो टेंशन के इक्वल है। तो सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। ये कोई भी फोर्स हो सकती है जो हमारे पास कहीं पर मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है और कहीं पर इवन ये दो फोर्सेस का सम भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 37. The approximate distance of geostationary satellite from a center of Earth is. जियोस्टेशन सैटेलाइट का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के सेंटर से कितना होता है। अब क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सिंपल है कि हमें डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट बताना है सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से। इसके लिए लाजमी है कि आपको पता हो कि जियोस्टेशन सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना होता है, 42 10⁻⁶ मीटर, एग्जैक्ट 42.3 है। अर्थ का अगर रेडियस देखा जाए तो वो हमारे पास होता है 6.4 10⁻⁶ मीटर। तो 6 और ये 42, तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा जियोस्टेशनरी का अर्थ के सेंटर से वो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ग्रेटर होता है अर्थ के रेडियस से। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 38. Two cars A and B are going around a concentric path of radius RA and RB respectively. If the two cars complete the circular path in the same time, the ratio of the angular speed of A and B is. दो कार्स हैं A और B, कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ जिनका रेडियस RA और RB है उसमें रोटेट कर रही हैं। इफ़ द टू कार्स कंप्लीट द सर्कुलर पाथ इन द सेम टाइम, दोनों कार अपना सर्कुलर पाथ सेम टाइम में कंप्लीट करती हैं। द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ A एंड B, तो फिर एंगुलर स्पीड की हमारे पास जो रेशियो है वो क्या होगी। अब सेम टाइम में अगर दोनों कंप्लीट करती हैं अपना पाथ तो इसका मतलब होगा कि दोनों का टाइम पीरियड वो क्या है, वो सेम है। मतलब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि दोनों के टाइम पीरियड की वैल्यू सेम। अब अगर हम रिलेशन को देखते हैं तो हमारे पास ओमेगा इक्वल होता है 2π/t के। तो क्वेश्चन 38 में सिंपल आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है कि ओमेगा के रिलेशन के अंदर जो फैक्टर है वो टाइम पीरियड है, रेडियस नहीं है कि RA ग्रेटर है या RB ग्रेटर है। तो अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा तो दोनों की एंगुलर स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम।
तो अगर हम रेशो लेते हैं ओमेगा ए ओवर ओमेगा बी तो 1:1 के इक्वल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। A ball tied to a string is swung in a vertical circle, which of the following remain constant? क्वेश्चन 39 में कहता है कि एक बॉल जो स्ट्रिंग के साथ अटैच है उसको वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं, तो कौन सा फैक्टर इनमें है जो कांस्टेंट रहेगा? फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है 39 में वो कहता है टेंशन। हमें पता है टेंशन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, बॉटम पे मैक्सिमम, टॉप पे मिनिमम। बी कहता है स्पीड, स्पीड भी हर पॉइंट पे डिफरेंट है, बॉटम पे √5 g/r, टॉप पे √g/r। चार्ली कहता है सेंटीपिटल फोर्स, वो भी डिफरेंट है। कहीं पर हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स वेट और टेंशन के सम के इक्वल है, कहीं पर सिर्फ टेंशन के इक्वल है, कहीं पर टेंशन और वेट के डिफरेंस के इक्वल है। लास्ट ऑप्शन है अर्थ पुल ऑन द बॉल, ये करेक्ट है क्योंकि वर्टिकल सर्कल में बॉडी टॉप पर हो या बॉटम पर, ओवरऑल जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल वो mg के इक्वल ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 40। A particle moves with a uniform speed in a circular path. The angle between instantaneous velocity and acceleration is? एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के इन बिटवीन एंगल क्या होगा? देखिए, अगर हमारे पास मोशन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वो टेंजेंशियल अलॉन्ग टेंजेंट और एक्सेलेरेशन जो है वो रेडियल है, और टेंजेंट और रेडियस में एंगल कितना होता है? 90। लेट्स से अगर ये सर्कुलर पाथ है तो एक्सेलेरेशन अलॉन्ग रेडियस है और वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंट है, तो एंगल हर पॉइंट पर 90 डिग्री होगा। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 41। Question 41. The radius of the path of body in uniform circular motion is doubled. The centripetal force needed if the speed remains the same. अब कंडीशन को देखें क्या कहता है। कहता है कि हमारे पास जो रेडियस है एक सर्कुलर मोशन के अंदर वो डबल हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी अगर हमारी जो स्पीड है वो सेम है? अब फार्मूला वो यूज़ करेंगे जहाँ पर स्पीड इन्वॉल्व हो, तो फार्मूला है mv²/r। तो अगर हमारे पास स्पीड सेम है तो फोर्स का रेडियस के साथ रिलेशन क्या है? इन्वर्स। दैट मीन्स अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे तो सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास हाफ हो जाएगी। तो क्या इसका आंसर होगा? अल्फा, हाफ एज ग्रेट एज बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। The circumference of a circle subtends at an angle at the center. जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा मीन्स कंप्लीट सर्कल, उसका एंगल क्या बनेगा? अगर हाफ सर्कमफेरेंस होता तो हाफ सर्कल होता, तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस का सर्कल 2π रेडियन या 360 डिग्री होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। A ball attached to one end of a cord and is whirled from the other in a circle at a constant speed. If the cord breaks, the ball moves along. ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर हमारे पास एक बॉल अटैच है एक रस्सी के साथ और हम उसको एक सर्कल में रिवॉल्व करवा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो अगर वो रस्सी टूट जाती है तो बॉल कहाँ मूव करेगी? आंसर क्या होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अलॉन्ग द टेंजेंट, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 44। A body moves along the circumference of a circle of radius r, completes 2 revolutions. The ratio of displacement to the covered path will be? एक बॉडी मूव कर रही है एक सर्कल में जिसका सर्कमफेरेंस कैपिटल R है, और हमें ये कहा गया कि वो अपनी 2 रेवोल्यूशंस को कंप्लीट करती है। तो 2 रेवोल्यूशंस के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और जो कवर डिस्टेंस होगा उसकी रेशो क्या होगी? देखिए, 1 अगर हमारे पास रेवोल्यूशन हो तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, 2 रेवोल्यूशंस हो तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि कंप्लीट एक रेवोल्यूशन के बाद बॉडी दोबारा इनिशियल पॉइंट पर आ जाती है। तो 2 अगर रेवोल्यूशंस हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। अगर हम कवर डिस्टेंस की बात करें तो कवर डिस्टेंस क्या होगा? एक सर्कल का 2πr, तो 2 सर्कल्स का कितना होगा? 2 × 2πr। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो रेशो हमारे पास क्या आएगी?
0। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 45, a wheel having a diameter of 1 meter makes 30 revolution per minute. The linear speed of the point on its rim in meter per second is। diameter 1 मीटर है, एंगुलर स्पीड 30 रेवोल्यूशन पर मिनट है। हमें रिम पे जो पॉइंट है मतलब बिल्कुल एज के ऊपर उसकी लीनियर स्पीड की वैल्यू को फाइंड करना है। फार्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमें गिवन है डायमीटर, तो रेडियस के लिए उसको हाफ कर देंगे, 1/2 आ गया। ओमेगा 30 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड, तो 30 इंटू 2, 2 कैंसल, तो π/2 आंसर होगा यूनिट मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 46, 2 points A and B located at distance 0.5 meter and 1 meter from a center of a wheel. When the wheel rotates, the ratio of the linear speed of A and B will be। दो पॉइंट्स हैं A और B, एक का डिस्टेंस 0.5 मीटर है और एक का 1 मीटर सेंटर ऑफ व्हील्स है। When the wheel rotates, the ratio of the linear speed A and B, जब व्हील रोटेट करेगा तो लीनियर स्पीड की रेशो क्या आएगी। सेम फार्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम रेशो लेंगे v1/v2 तो ये r1/r2 के इक्वल आएगा, क्योंकि रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो r1 कितना है 0.5, r2 कितना है 1, तो 0.5 ही आंसर है। 0.5 का मतलब क्या होगा 1/2। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या है बीटा। 47 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट बी डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। करेक्ट है, जियो सैटेलाइट अराउंड इक्वेटर होती हैं। ऑल सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट हैव द सेम मैस। कहता जितनी भी सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उनका मैस सेम होना चाहिए, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। तो बीटा स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, लेकिन हम बाकियों को भी देख लें। द पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट बी 24 आवर्स। करेक्ट है। और लास्ट कहता है देयर इज ओनली वन पॉसिबल रेडियस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एक ही रेडियाई है जिसमें ये कंडीशंस फुलफिल होती है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अर्थ के स्पिन टाइम पीरियड के इक्वल आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, a body is rotating in a plane about fixed axis, direction of angular velocity is directed। एक बॉडी रोटेट कर रही है एक प्लेन में एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तमाम एंगुलर क्वांटिटीज हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं। तो 48 का आंसर क्या होगा बीटा। 49 क्वेश्चन, द शाफ्ट ऑफ मोटर इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, द एंगल टर्न पर सेकेंड इज। क्वेश्चन 49 में हमें कहता है कि एक शाफ्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 300,000 आरपीएम से रोटेट कर रही है, उसका एंगल कितना होगा पर सेकेंड। तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू वी टी, उसके अकॉर्डिंग बनेगा फार्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ओमेगा है 3000 आरपीएम, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, डिवाइड करेंगे 60, टाइम कितना है 1, कैंसिल हो गया 300 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा 50, 50 इंटू 2 पाई 100 पाई आंसर होगा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच टू द अर्थ्स रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज। 50th क्वेश्चन में कहता है कि हमें रेशियो फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की फॉर आवर हैंड ऑफ वॉच टू द अर्थ्स रोटेशन अबाउट इट ओन एक्सिस मीन स्पिन मोशन। ओमेगा ऑफ आवर हैंड डिवाइड बाय ओमेगा ऑफ अर्थ स्पिन मोशन। फार्मूला लिखते हैं 2 पाई ओवर टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड डिवाइड बाय 2 पाई ओवर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ स्पिन मोशन। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ऊपर, टाइम ऑफ आवर हैंड नीचे। अब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन कंप्लीट करती है वो 1 डे में करती है, और 1 डे का मतलब होगा 24 आवर्स। और जो क्लॉक में हमारे पास आवर हैंड है
उसकी जो एक रोटेशन होती है वो कंप्लीट होती है 12 आवर्स में। तो क्या आंसर आ जाएगा 24/12 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली।